अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज भी हंगामा हुआ। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते रहे। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया और एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, जबकि अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना दिया तो डिप्टी स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रूबानी घर की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, जो मुल्क दुरुस्त करने की बात करे उसे गद्दार कहा जाता है। हुकूमत चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो पहले ट्रेनिंग ले, फिर सिलेक्ट होकर आए। पाकिस्तान को दुरुस्त किया जाए तो उसको मुल्क दुश्मन करार देते हैं। हुकूमती बेंचों से मुराद सईद जवाब देने उठे तो अपोजिशन अरकान ने सीटों पर खड़े होकर शोर शराबा और गो बेबी गो के नारे शुरू कर दिए। मैंने ये बात करनी है स्पीकर साहब कि अभी आपने परसों देखा था। मुराद सईद भी भला कहाँ हार मानने वाले थे। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ पर तनकीद के खूब निश्तर चलाए। तो पता है कि मैंने क्या बोलना है। मैंने यहाँ पे मोदी को जो अपनी नवासी की शादियों पे बुलाया क्या करते थे, मैंने यहाँ उनकी बात करनी है। तो जब मेरी पाक फौज सरहदों पे लड़ रही थी, भारतीय तैयारी गिरा रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा है? बिलावल उनका मुकदमा लड़ रहा है। पार्टी क़यादत पर तनकीद की तो अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी और स्पीकर डाइस का घेराव कर दिया। इससे पहले असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा, पिछली हुकूमतों का खुमियासा हम भुगत रहे हैं। 4 माह में 51 अरब की वसूलियाँ की। हमारे पास जनाब स्पीकर इन 4 महीनों में रिकवरीज हमने 1.3% ज्यादा की हैं 4 महीनों में सिर्फ, जो कि तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। तो ये तो असम्बली की ओवरऑल सूरत हाल थी। मुराद सईद आज असम्बली में एग्जैक्टली बोल क्या रहे थे जिस पर उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, वो आपको दिखाते हैं। हमारी तमाम सियासी क़यादत, इमरान खान इंडिया के मुकाबले में खड़ा था, लेकिन एक ही शख्स था पाकिस्तान के अंदर, और वो शख्स था एक पर्ची को बुनियाद बना के हादसाती तौर पे चेयरमैन बनने वाला बिलावल जरदारी, जो कि इंडिया का मुकदमा लड़ रहा था। आज बिलावल जो कि एक पर्ची वाला, एक नालायक तरीन और हादसाती चेयरमैन बना हुआ है। जरा बेटा ये तो बता दो कि 1 साल की उम्र में कंपनी के डायरेक्टर बन गए, उस पे तो खुश हो, लेकिन अगर आपसे सवाल होता है कि पैसा कहां से आया तो आप शोर शुरू कर देते हो। मुराद सईद का यह बयान आपने देखा, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी पर उन्होंने तनकीद की। जवाबन हिना रब्बानी खर क्या कह रही थी, वो भी देख लीजिए। कि पाकिस्तान को दुरुस्त किया जाए तो उसको मुल्क दुश्मन करार देते हैं, और फिर हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं कि हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने। और आप किस मोदी का यार कह के आपने लोगों को, मिस्टर स्पीकर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के जब वो मुंतखब हो जाता है उसके साथ इंगेज करने में कोई मुल्क दुश्मन नहीं बन जाता, लेकिन हमने मुल्क दुश्मन लोगों को करार किया उनके साथ इंगेज करने में। लेकिन अब आपका मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसने कत्ले आम किया, रेप को स्टेट टेररिज्म का टूल बनाया, पहले गन्स इस्तेमाल कराएं कश्मीर में, और आपका प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करता है कि अगर वो आएगा तो कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा। दूसरे दिन कह देते हैं अफगानिस्तान में एक ऐसा निजाम आना चाहिए। आपका क्या बिजनेस है? क्या आप एक सॉवरेन मुल्क नहीं है? क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें एज अ सॉवरेन स्टेट? और आप रोज एक और सॉवरेन स्टेट को, जिनके साथ आपका एक मुश्किल पास्ट रहा है, लेक्चर्स दे रहे हैं कि उनको किस किस्म की मैनेजमेंट करनी चाहिए, किस किस्म का गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो असम्बली का इजलास आज जारी था। हिना रब्बानी खर साहिबा की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की। सब मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुसलसल आज दूसरा रोज इजलास शुरू हुए और एक दूसरे पर ही तनकीद हो रही है। अब दौरा ईरान से वजीर आजम वापस आए हैं तो वहां पर वो किसी को गो बेबी गो कह रहा है, वो वहां पर एक दूसरे के खिलाफ वैसे नारेबाजी कर रहे हैं, मिस्टर 10% कह रहे हैं। मतलब जो इशूज हैं उन जिनके लिए पैसा दिया गया है, अवाम का टैक्स का पैसा खर्च होता है इनके इजलास के लिए, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता। ये किधर को जा रहे हैं मामला? बात तो ये है कि आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है कि मामला जात तो बिल्कुल तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो आज जिनको इतराज है इसके ऊपर, जो तरीके इंसाफ जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि थोड़ा जाइए उस दौर में जब तरीके इंसाफ अपोजिशन में होती थी, तो क्या रवैये थे, क्या गुफ्तगू थी, क्या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स था,
तो वो इससे बदतर है। जब नवाज शरीफ आते थे हाउस में तो चोर चोर डाकू के, और जब जरदारी साहब तशरीफ लाते थे या उनकी पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आता था तो सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू। अब वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि क्राइटेरियन क्या है कि जो आपके मुराद सईद साहब हैं, जो उनका लबो लहजा है, जो वाडा साहब का लबो लहजा है, जो फवाद चौधरी साहब का लबो लहजा है, ये सब कुछ हम भूल गए। इतना ज्यादा पुराना तो नहीं है, तो अभी रिसेंट बातें हैं। बिल्कुल नहीं, असेंबली को बर्बाद करने में, सेनेट को बर्बाद करने में जितना बड़ा रोल पीटीआई की लीडरशिप का है, जिन्होंने ये सारे मसाइल, ये सारे झगड़े सहेड़े हैं, अब उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए कि ये तो टेट फॉर टैट है ना। असेंबली में जब आप जाते हैं वो कहते हैं ना कि जो अपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग, तो उसको अपने रवैये ऐसे बना के रखने चाहिए कि जब वो हुकूमत में आए और अपोजिशन आए तो फिर कोई एक वर्किंग इक्वेशन। मेरा सर सवाल इसमें छोटा सिर्फ ये है कि चलें, फैसल वाडा साहब पहली दफा आए, मुराद सईद साहब पहली दफा आए हैं, इनसे आप क्या तवक्को करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें कर देती हैं इस तरह की ये बातें, ये कर देते हैं। दूसरी साइड पे जो सीजन पॉलिटिशियन बैठे हैं वो भी इनको उनकी मेडिसिन का टेस्ट देने के लिए वही जबान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो आपने मार्जिन दिया, यही मार्जिन फिर आप बिलावल भुट्टो को भी दीजिए। बिलावल भुट्टो भी पहली दफा पार्लियामेंट में बिल्कुल ठीक है, और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है एक तरह से। उनको तो उन्होंने आज जो गुफ्तगू की कि अगर आप हमें बोलने नहीं देंगे तो कायदे अवान नहीं बोल पाएंगे, कि बात ठीक है, ऐसे ही होता है। 33 बंदों की अपोजिशन थी भाई साहब पीटीआई की, जब उन्होंने एक हुल्लड़ मचा रखा था इस पार्लियामेंट के अंदर, और अब तो इतनी स्ट्रांग अपोजिशन है। इनको चाहिए ये था हुकूमत को कि ये अपने सीनियर पॉलिटिशियन को इस्तेमाल करके अपोजिशन के साथ एक ऐसी इक्वेशन बनाते कि बावजूद थिन मेजॉरिटी के वो कोई ना कोई लेजिस्लेशन पास कर सकते। बजट आ रहा है, आप मुझे बताइए इस लव हेट रिलेशनशिप में फाइनेंस बिल पास होगा? और अगर फाइनेंस बिल पास ना हुआ, डिफीट हो गया, तो वेयर विल द गवर्नमेंट गो? इस चीज का इदराक करना चाहिए। इसी को तो जमहूरियत कहते हैं। आपकी बात दुरुस्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। परवेज खटक साहब और कुछ सीनियर अरकान असेंबली, चले मोहम्मद अली साहब भी, समझाने को इनको भी सुनने में आता था कि वो कहते थे कि यार हम ऑपोजिशन के साथ आपस में एक मामले को आपस में आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये आगे मामलात लेजिस्लेशन बढ़नी चाहिए, और इनको भी समझाने की हमने कोशिश की है। तो फिर ये क्यों नहीं समझते? मुराद सईद साहब की बात कर रहा हूँ, फैसल वाडा साहब की बात कर रहा हूँ, बाकी जो यंगर लॉट आई है इस दफा पीटीआई की, मतलब इनको किसकी शय हासिल है? बिल्कुल, आप फिर एक सही सिमत में इशारा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सीनियर लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जो ये हॉक्स हैं उनको कम से कम पार्लियामेंट्री नॉर्म्स जो हैं उसकी पाबंदी के ऊपर मजबूर करें, उसकी पाबंदी के लिए कायल करें उन्हें। क्योंकि अभी मैंने जैसा आपको इशारा किया है, अगर बजट तक ये वर्किंग इक्वेशन न बनी तो इस हाउस का क्या बनेगा? मेरे ख्याल से आपको मेरे से भी ज्यादा इसका इदराक है। सर आगे आप मामलात वैसे जाते कहाँ पर देख रहे हैं? ओवरऑल अब ईरान की सूरत हाल बड़ा एक सेंसिटिव इशू था और बड़ा एक इंपॉर्टेंट दौरा था, उस पर डिस्कशन तो होनी चाहिए थी आज। हिना रब्बानी खर साहिबा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुकी हैं, उन्हें कम से कम चाहिए था कि वहां पर जो बातचीत की गई, ठीक है उन्होंने कुछ उसको डिस्कस किया, लेकिन ओवरऑल मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फिर कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू नहीं नजर आई ऐसे पॉलिटिशियंस की तरफ से भी जो ऐसे इंपॉर्टेंट ओहदों पर रह चुके हैं। साहब बहुत सही सिमत में आपने इशारा किया। ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट थी प्राइम मिनिस्टर की ईरान की, और जो गुफ्तगू वहाँ टॉप लीडरशिप के बीच हुई है साल से नहीं हुई। जिस अंडरस्टैंडिंग पर वो लोग पहुंचे हैं उसकी दाद दी जानी चाहिए थी। जिस जुर्रत के साथ इमरान खान साहब ने वहाँ पर ये ऐलानात किए हैं कि हम दोनों तरफ की सरजमीन को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। थ्री गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो बिल्कुल दफन हो चुका था उसको रिवाइव किया गया है। ये सारी हुल्लड़बाजी जो है, और मैं इसका सबसे बड़ा मुजरिम खुद हुकूमत को समझता हूँ, अपोजिशन तो करती ही होती है तमाशा, कि उन्होंने बजाय इसके कि वो अपने लीडर की इतनी बड़ी अचीवमेंट जो इस रीजन के सबसे बड़े और सबसे अहम मुल्क के साथ एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस आए हैं, उसको हाईलाइट करने की बजाय इस हुल्लड़बाजी का हिस्सा वो बने हुए हैं। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है, और मैं समझता हूँ कि अब भी वक्त है कि पीटीआई की लीडरशिप ये इदराक करे कि वो अपने लीडर के सही फैसलों को प्रोजेक्ट करें, और ये फजूल किस्म की लड़ाई और जो बहस है यकीनी तौर पे गुरेज करे। हमारा टैक्स पेयर का इसमें क्या कसूर है और उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने इनको यहाँ पर इलेक्ट करके भेजा है, और इस वजह से भेजा है कि ये मुल्क के मसाइल यहाँ पर हल करें। इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। ये आज फिर दूसरा रोज था कंसेक्यूटिवली उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह की एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच और अजीबो गरीब नारेबाजी।
आम बंदा क्या तासुर ले इनसे? मतलब अब ठीक है, ओनस डाल देते हैं आप इस पे, पीटीआई का हम लोग दे देते हैं उन पे कि जनाब इन्होंने इस तरह की मामला स्टार्ट किया, तो क्या जरूरी है इन पर भी इनको उनकी मेडिसिन का टेस्ट देना ऑपोजिशन पर? नहीं, देखिए बात ये है कि जो कल बात तो उसने कई बिलावल ने जी जी उसमें कल ये बड़ा एम्बेरस फील करते रहे। कल इनकी नशिस्तें सारी खाली पड़ी थी अगली अलबत् रात को उनको झाड़ पड़ी है लंबी, उस झाड़ के नतीजे में ये हुआ जो हुआ। तो ये तो इस तरह तो नहीं चलेगी बात। और ये जो अपने लीडर की खुशामद में इस हद तक चले जाना, तो उसको खुश करने के लिए पार्लियामेंट के तकद्दुस को भी पामाल कर देना, कि जो वजूद है उसको मजाक बनवा देना। और ये मेरे जो दोस्त कह रहे थे जो भी मुझसे पहले, इतना बड़ा एक अटेम्प्ट हुई है ईरान के साथ, ये तो गवर्नमेंट के बेंचों का काम था कि बजाय इस हुलबाजी करने के आज कहते हैं कि जनाब कल हमने ये एक नया काम किया है, एक नई दोस्ती का आगाज किया है, उस पर बात करते। लेकिन ये जो मुझे यकीन है कि कल इनको झाड़ पड़ी है कि भाई ये क्या हुआ, कैसे बिलावल बोल गया। बस उन्होंने बिलावल को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया। असल में खेल सारी की सारी जो अब तक हुई है पिछले 2 साल से, वो है ईगो की जंग और दूसरे को कमतर साबित करने की खेल। चैलेंज जी फाइनली एक पार्टी हार जाएगी, कमतर साबित हो जाएगी, लेकिन इसका नुकसान जो पाकिस्तान को हो रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है। मतलब जो नौजवान नस्ल जिसको हम कहते हैं आप जमहूरियत में यकीन रखें और वोट डालने जाएं, वो अभी सवाल करते हैं कि भाई किस लिए मैं वोट डालने जाऊं, जो कुछ अंदर हो रहा है पार्लियामेंट में तुम इसके लिए मुझे कहते हो मैं वोट डालने जाऊं, मैं इन लोगों को लेकर के वहां पे भेजूं। यानी खुद पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है ये भी सवाल बनता जा रहा है कि कर क्या रहे हैं वहां पे। तो मुझे तो नहीं समझ आती। हमने भी बहुत पार्लियामेंट देखी है, बहुत खौफनाक मुकर्रीन देखे हैं, वली खान जैसे लोग हमने यहाँ पे तकरीर करते देखे हैं, हमने यहाँ पे उन लोगों को देखा है जो जुल्फिकार भुट्टो के जाती दुश्मन थे, अपने अहमद कसूरी उसको स्पीचेस करते सुने, हमने यहाँ पे जोहरी साहब को स्पीचेस करते सुने, लेकिन ये नहीं हुआ जो आज जो देखने को आ रहा है। मतलब बदला नहीं लेना सर, ये जो सीनियर्स हैं कर गया तो आज बदला लेने के लिए अब पूरे के पूरे हंगामा बापा कर दे। अच्छा, ये जो सीनियर्स हैं, मैं अभी सलीम बुखारी साहब से भी यही पूछ रहा था, आके आपके इसमें परवेज खटक साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, उसके अलावा दीगर पीटीआई के सीनियर और हुकूमती सीनियर अरकान, वो कोशिश करते हैं कि मिलजुल कर मामला को आगे बढ़ाया जाए, कोई लेजिस्लेशन की तरफ कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू की जाए। लेकिन ये जो हॉक्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको किसकी शय हो सकती है? या फिर ये अपने बड़ों की बात सुनने में नहीं आती, या फिर इनको पीछे से किसी की शय? अच्छा, खान साहब एक गिला करते हैं, सलीम बुखारी साहब आपसे ये सवाल है, वो ये गिला करते हैं कि मैं पहले दिन ये स्पीच करने आया था और उससे पहले मैं ये ऐलान कर चुका था कि मैं हर 2 हफ्ते बाद आया करूंगा और आकर मैं पार्लियामेंट के कड़वे कसेले सवालों के भी जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले दिन स्पीच नहीं करने दी गई। ये वो बार बार इंटरव्यूज में गिला करते हैं, मैं बाद में नजर आए हैं। सलीम बुखारी साहब आप मौजूद हैं साथ? इफ्तिखार साहब यही सवाल सर आपसे, मतलब वो ये गिला करते हैं, ये किसी हद तक जायज़ है? वो कहते हैं पहले दिन उन्होंने कह दिया नाकाम हुकूमत है, अभी पिछले दिनों औरंगजेब में जब जलसे से खिताब कर रहे थे इमरान खान साहब, वहां पर फिर इस बात को उन्होंने रिपीट किया और शायद उसका कुछ जस्टिफाई करते हैं इस एटीट्यूड को, उस फर्स्ट ऑपोजिशन की शोर शराबे से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बच्चा तो नहीं है, इट्स नॉट ए कॉलेज डिबेट। ये कॉलेज का कोई इलेक्शन तो नहीं जीत गया एक साल। एक साल कब में कॉलेज में आप इलेक्शन जीत जाते हो, अगले साल सारा साल लड़ते मरते रहते हो। यूनिवर्सिटी का इलेक्शन तो नहीं है ये। वन द पाकिस्तान जनरल इलेक्शन इज सपोज्ड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल देन ऑल पीपल सिटिंग इन द नेशनल असेंबली। सही, बिल्कुल। ये क्या बात हो रही है? ये क्या बात भाई, क्या ये क्या मकसद क्या है सारी हरकत का बदले का? मैं बदला लेने के लिए तो नहीं इलेक्ट किया गया। कोई ड्यूअल की पॉलिटिक्स वो जमाना गया जब एक दोनों के हाथ में बंदूक होती थी और काउंट होता था, जो पहले फायर करता था वो आदमी को मार देता था। ये वो जमाने की सियासत तो नहीं है ना भाई। आपकी बात दुरुस्त है। फवाद चौधरी साहब भी सर ये बात करते थे, वो भी यही बात करते थे। वो कहते थे अगर इमरान खान साहब आ जाएं, ये बोलने नहीं देते किसी ऐसे मौके पर जब हमारी कोशिश होती है कि हम कंस्ट्रक्टिव करें, चीज को आगे लेकर बढ़े, या वहां पर बात नहीं करने देते, तो फिर इनका क्या जवाब दिया जाए? मैं नहीं मानता। हम देख रहे हैं असेंबली की प्रोसीडिंग्स को, हम देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। इसी असेंबली के अंदर बजट पेश हुआ, सब हंगामा हुआ, शोर मचा, लेकिन बजट वो अपना उसने पूरी स्पीच पढ़ी, किसी ने आके स्पीच की कॉपी छीन के भाग तो नहीं गया। आपने तो पार्लियामेंट देखी नहीं है
ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन में वो दौलताना साहबा जो हैं वो अपनी दुपट्टा लेके उतार के प्रेसिडेंट के गले में जाके डालने को चाहे, छोड़े इस बात को। बट दे हैव टू बिहेव, दे आर इन द गवर्नमेंट। अपोजिशन क्या कहा बिलावल ने बिलावल खड़ा हुआ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर। उसका पॉइंट ये था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में एक तकरीर की गई है एंड ही वांटेड टू क्लैरिफाई दैट एज वेल एज जो वो कहता है उसने कहा, बस। क्योंकि बेंच का फ्रंट के खाली पड़े थे, 3 आदमी खड़े थे और उसको हूट करने के लिए, 3 या 4। एक पीछे खातून कोशिश कर रही थी लेकिन कंफ्यूज थी, 2 थी, एक खड़ी होगी, एक कंफ्यूज थी कि भी मैं हूट करूं बिलावल को या न करूं। साफ ज़ाहिर झाड़ पड़ी होगी। उस झाड़ के नतीजे में वो जो मुराद एंड कंपनी है, जो यंगस्टर लॉट है जिसको आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझ रहे हैं, उन्होंने फिर हरकत की। इट्स वेरी सैड। दुनिया में पार्लियामेंट के अंदर लोग गले पड़ जाते हैं, गिरेबान फाड़ देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हर चीज का एक मौका होता है। आज जब ईरान का एक कामयाब दौरा उनके लीडर ने किया, उनको चाहिए था कि उस कामयाब जो दौरे को उसको फरोख्त करते, उसकी जो डेप्थ है। सर, उस दौरे की बात वैसे एक स्टार्ट भी हुई वहां पे, वो जापान जर्मनी वाला स्लिप ऑफ टंग हो गया खान साहब से, और फिर बाद में उन्होंने उसको दुरुस्त भी कर लिया, लेकिन वो एक छोटा सा क्लिप निकाल के वो कल सोशल मीडिया पर भी चलता रहा। आज उसी पर तनकीद करना शुरू हो गया, जैसे पता नहीं क्या गलत बात कर दी है। वो जिनके साथ बैठे थे उन्हें भी पता था, बाद में दुरुस्त भी कर दिया उसे। जर्मनी और फ्रांस की बात हो रही थी। कि एक जमाना था कि जब जापान और जर्मनी एक दूसरे के सद तक दुश्मन हो गए थे, एंड टुडे वी आर हैविंग ए वेरी गुड पार्टनरशिप इन द ट्रेड। वो गालबन क्या ना ये चाहता था, वो बॉर्डर्स की बात कर गया। दुनिया के अंदर ये हुआ है यार, फ्रांस और बरतानिया के दरमियान बदतरीन जंगें हुई हैं, बट दे आर द बिग बिजनेस पार्टनर नाउ। यूरोप सारा आपस में लड़ता रहा। यूरोप के जितने भी आप दौरा करोगे, किले जो देखोगे, वो मुखालिफ सिमत में जो मुल्क है उनकी तरफ उनके मुल्क करके बनाए गए हैं, एंड दे फॉट वॉर अगेंस्ट ईच अदर। बट टुडे उनकी करेंसी एक है, वो ट्रेड कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। हम सारी उम्र तो इस खिते के अंदर झगड़ा तो नहीं करते रहेंगे, और ईरान के साथ हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, हमें करनी चाहिए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, और आई एम वेरी हैप्पी और आई अप्रिशिएटेड यस्टरडे इमरान खान, तो उसने कहा कि ना मैं अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दूंगा, एंड आई होप कि आप अपनी भी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। ये अजीब बात है। यही सारी उम्र आप लड़ना चाहते हैं, ईरान से आप लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान से आप लड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान से आप लड़ना चाहते हैं। वो असल में सर एक वहाँ पे दुख गम ये भी लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने इस तरह की कोई बात कर दी होती कि हमारी सरजमीन इनके खिलाफ इस्तेमाल हुई है, तो हमारे खिलाफ पता नहीं क्या फतवा लग जाता। खैर, बहुत शुक्रिया। वो अगर बात करते हुए ऐसे करते तो कभी भी नहीं लगता। उनके खेल उनपे जो लगाना था वो कोई और चीज। देखो अच्छा, इफ्तिखार साहब, हिना रबानी खर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। अभी हम बात ये कर रहे थे, ठीक है, कुछ ज्यादातर ओनस जो है वो इस वक्त हुकूमती बेंचेस पर है, ट्रेजरी पर है, कि वो सही तरीके से चलाएं और बर्दाश्त करें तनकीद को, लेकिन ओवरऑल टैक्स पेयर का पैसा, करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है इन इजलासों पर, कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू इसमें नहीं हो रही। कल का दिन भी हमने देखा, आज भी हमने देखा। क्या कहेंगी आप? कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू किस चीज को कहते हैं? जब मुल्क का ऊपर एक लाफिंग स्टॉक बनाया जाए, जिस तरह हम अपना फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन यहाँ क्या करने बैठी हुई है? प्रिसाइज होंगी कुछ आप? जी श्योर मैं आपकी आज मैंने सुनी भी है स्पीच। नहीं तो ये आप लोगों का, हमारा पाकिस्तान का एक नैरेटिव बन गया ना कि पार्लियामेंट पे जो खर्च हो रहा है वो पैसा जाया हो रहा है। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट में क्या होता है? आपने कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट की? नहीं होता है। यहाँ पे कितनी लेजिस्लेशन अब तक पास हो चुकी है, मुझे ये बताएं ना प्रिसाइसली बेसिकली काम क्या है? ये आप हुकूमत से जरा जाके पूछे, क्यों उन्होंने पार्लियामानी कमेटीज बनाते और कितनी नए स्टैंडिंग कमेटीज में कितने लेजिस्लेशन भेजे स्टैंडिंग कमेटीज को? जो प्राइवेट मेंबर्स बिल आपने देखे कितने लंबे होते हैं, जो अपोजिशन की तरफ से आते हैं, कितनों को वो रिजेक्ट करते हैं। आप लोग पता नहीं सवाल किससे करना चाहिए और आप पूछते किससे हैं? आप दोनों पे हुकूमत से भी सवाल करते हैं, वो बात नहीं हो रही। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात ये कर रहा था कि क्या आपकी नजर में ईरान का दौरा इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आपकी नजर में ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है? इस पर तनकीद होनी चाहिए कि अगर एक बंदा ये बात मान रहा है कि ना मैं अपनी जमीन इस्तेमाल होने दूंगा, ना आप अपनी जमीन इस्तेमाल होने दें, और लेट्स मूव अहेड, तो क्या इस चीज को क्रिटिसाइज करना बनता है या फिर इसको अप्रिशिएट करना बनता है? इसको पूरी तरह क्रिटिसाइज करना इसलिए बनता है अच्छा, क्योंकि यही चीज अगर वो बंद कमरे में अपने सदर ईरान के साथ करें और उनको कहें कि जी ये हमने अब फैक्ट करना है, जो हमने ये बातों से आगे बात बढ़ गई है,
आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो प्राइम मिनिस्टर को तनकीद कोई नहीं करेगा, हम सराहेंगे। कोई काम तो ऐसा करें कि हम सराहें। जब प्राइम मिनिस्टर खुद अपने ऊपर चार्जशीट ले लेता है, जो कि कल सिर्फ ईरान नहीं इस्तेमाल करेगा, हर नहीं, तो ईरान ने अपने ऊपर चार्जशीट नहीं ली। वहां पे जो हसन रूहानी साहब बैठे थे उन्होंने इस बात को रिजेक्ट तो नहीं किया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हाँ जी हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे, आप ही कर रहे हैं, आपकी तरफ से हुआ। वो खामोश रहे ना इस पर। स्टेटमेंट सुनी है भाई? मैं सुनने के बाद ही बात कर रहा हूँ मैडम। हाँ जी, तो उन्होंने वहां पे कहा है कि यहाँ हमारे यहाँ ये हुआ, पीरियड, 14 हमारे लोग शहीद हुए, पीरियड, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से आपके, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इंस्टिगेट हुआ, वो तो फॉरेन मिनिस्टर साहब 2 दिन पहले कह सकते थे, उससे पहले की और बात वो ये एक बहुत बड़ी आयरनी है। फॉरेन मिनिस्टर साहब गलत करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, 2 दिन के बाद उनको मौका मिलेगा, वो सदर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब पहले प्रेस रिलीज कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब उसको छुपाते छुपाते उसके दबाव में आके कि जी हमने एक गलत या इनकंसिडरेट स्टेटमेंट दे दी, कुछ ज्यादा कह जाते हैं। तो ये अब सिखाने के लिए देखें, अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो तो ट्रेनिंग पहले लेके आनी चाहिए थी ना, या 2 दिन में 2 हफ्ते। ठीक है, वो मैं सिर्फ माजरत के साथ आपकी बात यहाँ पर काटी। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, आप अपनी इस्तेमाल ना होने दें, और फिर वो जो जॉइंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात की और ओवरऑल जो सब बात की, हसन रूहानी साहब ने कहीं कॉन्ट्राडिक्ट किया उनकी किसी बात को? इससे तासुर तो ये आया ना जैसे उन्होंने उस पर भी, उन्होंने भी लब्बैक कहा वहां पर, इससे तासुर तो ये आया। यहाँ पे तासुर आप मूव फॉरवर्ड ही कर रहे हैं। देखें, आप इफ यू वांट टू पुट वर्ड्स इन हिज माउथ, you are more than welcome to do this. So I am just going to analyze what was said. What was said was that an incident happened in Pakistan. पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये नहीं किया, कहा गया कि ये प्रोपेगेट हुआ आपकी तरफ से। उसके बाद कहा गया हमारे तरफ से आपके ऊपर होते रहते हैं हमारी सरजमीन से। उसके बाद ये भी नहीं कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि हम ये कहा गया कि हम अपने सॉइल एक दूसरे से इस्तेमाल ना करें। तो प्लीज एक स्टेटमेंट, ये देखें क्यों कहते हैं वजारत खारजा बड़ा एक नाजुक, because every word you say becomes quotable and you can be held accountable for it. In which court? मुमालिक के आपस में मामला था ना, वो उन्होंने साथ कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपना सिक्योरिटी चीफ साथ लेकर आया हूँ, और वहां पर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, पाकिस्तान पे क्या क्या किस किस्म की एलिगेशन लग चुकी हैं, इससे शायद आप वाकिफ नहीं है। पाकिस्तान ने तो शायद कुछ ना भी किया हो ना, तो पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगा के वो पाकिस्तान के साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसकी हमें परवाह करनी भी नहीं चाहिए। स्टेटमेंट देनी है तो आप फिर खुद स्टेटमेंट से खुद ही टीवी शो रन करें, आप मुझे क्यों बुलाए? जो आपका व्यू है आप बताएं लोगों को। मेरा नहीं, आपके व्यू कोई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप एक बात को अगर ये कहेंगी फिर आपकी बात हतमी है और हरफे आखिर है, तो फिर मैं भी उसको अग्री नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि मैं आई एम कमेंटिंग ऑन द स्टेटमेंट, आई कैन नॉट कमेंट ऑन द कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर ओवरऑल? वो हिना रबानी खर साहबा कह रही हैं कि इंतहाई गलत बात की इमरान खान साहब ने वहां पे जाके एडमिट नहीं था करना चाहिए, कन्फेस नहीं करना चाहिए था कि हमारी सॉइल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। ये कन्फेशन के तौर पर वो ले रही हैं इसको, आप किस तरह से देखते हैं? हिना चूंकि फॉरेन ऑफिस में रही है, हिना चूंकि फॉरेन मिनिस्टर रही है, हिना बारीकियों की बात कर रही है कि जब आप एक लफ्ज कहते हैं तो आपको ओन करना पड़ता है। हमारे पे कुछ पाबंदियों की बात हो रही है और कुछ पाबंदियां ज़ेरे बहस हैं। हिना का ये ख्याल है कि जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इसको एडमिट कर ले कि उसकी सरजमीन इस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई है, तो जो हमारे पे पाबंदियां लगने वाली हैं, तो जो पाबंदियां लगाने वाले हैं वो स्टेटमेंट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये हिना का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं समझा हूँ, और मैं हिना से इत्तेफाक करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले वजारत खारजा को जो उन्होंने बयान दिया, जिस किसी के भी कहने पे बयान दिया, वो बयान नहीं देना चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि जब ईरान से उनके रहनुमा हमारे मुल्क में आए तो हमने कलभूषण वाली बात की और हमने उनको बड़ा एम्बेरस किया, और ये भी हमारे वजारत खारजा का कारनामा था। और अब जबकि हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहा था, और ये सारी बात वो बिल्कुल ठीक है हिना की, वो अंदर कमरे में भी बैठ के कर सकता था, लेकिन हमारे वजारत खारजा ने उनके जाने से 2 दिन पहले ही एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। यहाँ तक तो हिना से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि क्या अपोजिशन और गवर्नमेंट को इस चीज पे ज्यादा डिबेट करनी चाहिए थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, या जो आज उन्होंने इमरान खान के इशारे पर उनके चाहने वालों ने किया, ये बात हो रही थी। अब हिना आई होप विल अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हिना रबानी खर साहब, आपने भी अपना वक्त दिया, कि शुक्रिया आपके वक्त का भी। अब बात यही हो रही थी कि आज जो इजलास था कौमी असम्बली का, वहाँ पर बहस होती रही, गर्मा गर्मी होती रही, और कंस्ट्रक्टिव जो मामला थे उनको कंस्ट्रक्टिव लेना चाहिए और आगे एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में लेकर चलना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे पब्लिक न्यूज़ रूम में, वापस आते हैं कुछ और इश्यूज़ के साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की। उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा वजीर आजम तनख्वाह लेते हैं लेकिन गोश्त मुलाजिम बने फिरते हैं। वजीर आजम को असेंबली में आकर खुद जवाब देना चाहिए। और यह भी कहा कि अंग्रेजी में तकरीर करूं तो जो हुकूमत है वो डेस्क बजाती है और उर्दू में तकरीर करूं तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। कौमी असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कह रहे थे सुनवाते हैं आपको। असेंबली सेशन इतना महंगा है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए, खुद जवाब देना चाहिए। और हम कौन सा एहतजाज कर रहे थे? कल हुकूमत एहतजाज कर रहा है। हुकूमत का काम करना है होता है और अपोजिशन का काम होता है कि हम एहतजाज करें। ये हमारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं अंग्रेज़ी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थम्पिंग करता है, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ उनका चीखे निकलते हैं। देखो ये हम पार्टी के अंदर मशवरा करके फैसला करेंगे, लेकिन जो इस बार हुकूमत ने अपने वफाकी काबीना में एक से ज़्यादा शख्स ऐसा लगाया है जिनका हिस्ट्री है, जिनका एक कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा हिस्ट्री है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की हुकूमत में कई मफाद में ये है कि वो जो शख्स मुतनाज़ा हैं, जिनके राब्ते रिश्ते ताल्लुकात होंगे कलदन तंजीमों के साथ, उनको फारिग। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जापान और जर्मनी की सरहदी तजारत का जो बयान दिया ईरान में, उस पर भी तनकीद की बिलावल भुट्टो ने और कहा कि अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि जर्मनी और जापान की सरहद आपस में मिलती है, जिस पर PTI रहनुमाओं ने वजाहत दी और बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था कि जर्मनी और जापान ने अपने सरहदी इलाकों में मुश्तरका सनतें बनाई। आज़म का जापान और जर्मनी की सरहदी तिजारत का बयान, बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा कितने अफसोस की बात है, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि जर्मनी और जापान की सरहद आपस में मिलती है। ऐसा तब होता है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ क्रिकेट की बुनियाद पर लोगों को दाखिला दे दें। वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाने पर इफ्तिखार दुरानी का बिलावल भुट्टो को करारा जवाब। कहते हैं हासाती चेयरमैन बिलावल साहिब, वज़ीर आज़म ने कब कहा कि जर्मनी और जापान हमसाए हैं? उन्होंने कहा जर्मनी और जापान ने अपने सरहदी इलाकों में मुश्तरका सनतें बनाई। मजीद कहा कौम की लूटी दौलत से आपको दिलवाई गई डिग्री भी जाया ही गई। बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए शीरी वज़ारी ने कहा कि वज़ीर आज़म का आधा बयान पेश किया जा रहा है और एक ही जुमला बार बार दोहराया जा रहा है। फिर 2 साशी के का इस हवाले से कहना था, जब किसी ने करप्शन के पैसे पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हो तो ऐसे ही होता है कि अब्बू फूफो अंकल्स की लूटमार नजर नहीं आती। इफ्तिखार दुरानी साहब के अलावा शीरी मज़ारी साहिबा आज मौजूद थीं और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी इमरान खान साहब की, किस तरह से सफाई पेश की, देख लीजिए। टंग जर्मनी और फ्रांस कहने का, और अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आई एम सॉरी, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट सीरियसली। बट अब जवाब भी सुन ले ना, आप बोले अब जवाब भी सुन ले, बर्दाश्त करें, जवाब सुन ले। प्राइम मिनिस्टर का आधा सेंटेंस इन्होंने कोट किया, पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए आपको। तो ओवरऑल ये सब मामला था जो आज कौमी असेंबली में चलता रहा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया और तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक फास्ट अटैक क्राफ्ट ने सतह समंदर से जमीन पर मिसाइल फायर किया। मकामी सतह पर तैयार किए गए इस मिसाइल ने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना भी बनाया। ये आपको बताएं ताज़ा खबर और पाकिस्तान के लिए खुशाइन खबर, पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में मिसाइल फायरिंग का ये कामयाब मुजाहरा किया। मजीद तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से क्या बताया गया इस कामयाब तजुर्बे के बारे में, ये जानते हैं। ब्यूरो इंचार्ज इस्लामाबाद सलमान अली आबान साथ मौजूद हैं। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक बहरिया के फास्ट अटैक क्राफ्ट ने जो सतह समुंदर से जमीन पर मिसाइल फायर करने का कामयाब मुजाहरा किया और मिसाइल बनाया। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कलीम शौकत जो है वो भी मौजूद थे। उन्होंने PNS मोबिन से बैठकर ये मिसाइल फायरिंग का तजर्बा देखा और तजर्बे की कामयाबी को सराहा। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान बहरिया जो है, पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान की समुद्री हदूद की दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखती है और बहरा अरब के खत्ते के अंदर जो खासतौर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं CPEC के पस मंजर में, उस हवाले से खत्ते को तिजारत के लिए महफूज बनाने का मुकम्मल अज़म रखती हैं। इसके अलावा पाक बहरिया के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि आज जो पाकिस्तान नेवी ने मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है वो समुंदर से समुंदर और समुंदर से जमीन पर मार करने की भरपूर सलाहियत रखता है और इस बात का गमाज है कि पाकिस्तान जो है वो जदीद असलाह साजी में किसी से पीछे नहीं है। और बहुत शुक्रिया सलमान अली आवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक बहरिया ने यह कामयाब तजर्बा किया।
समंदर से समंदर और समंदर से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल का। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाला सबसे बड़ा किताब मेला सिक्योरिटी खदशात के बायस मनसूख कर दिया गया। किताब मेला 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मुनक्किद किया जाना था, लेकिन सिक्योरिटी खदशात, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सकी। एक बड़ी तादाद अवाम की इस किताब मेले में शिरकत करती थी, लेकिन अब ये मेला मनसूख किया गया है। दुआ मिर्ज़ा हमारी नुमाइंदा साथ मौजूद है। दुआ, बताइएगा क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और अगली डेट कोई दी गई है? जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई और सिक्योरिटी खदशात के बायस इंतजामिया ने आज ये पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाला सबसे बड़ा मेला जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मेला मुनक्किद किया जाता है हर साल, और 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये मेला मुनक्किद किया जाना था, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के बायस ये मनसूख कर दिया गया है और मजीद फर्दर अभी डेट नहीं दी गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद ही अगली जो डेट है वो भी अनाउंस की जाएगी, लेकिन फिलहाल इसको मनसूख कर दिया गया है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, शॉल के लिए बुकिंग तमाम हो चुकी थी और हर जगह से तमाम जो सूरत हाल है वो क्लियर थी, लेकिन आज जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो नहीं मिली, जिसके बाद मनसूख कर दिया गया है और अगले ही कुछ दिनों में इसकी डेट बताई जाएगी कि कब इसको दोबारा जो है वो रीशेड्यूल तो डेट आने वाले दिनों में बताई जाएगी कि अब कब किताब मेले का इनेकाद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थी और अपडेट कर रही थी। एक ब्रेक लेते हैं पब्लिक न्यूज़ रूम में, वापस आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। कुछ बात करते हैं, वजारत ख़जाना में तो तब्दीली आ गई। असद उमर की जगह तजर्बाकार अब्दुल हफीज़ शेख ने ले ली और आज नए मुशीर ख़जाना की ज़ेर सदारत टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर बैठक होगी। स्टेक होल्डर्स और सरमायाकारों को एतमाद में लिया जाएगा। IMF के बेल आउट पैकेज पर भी मुशावरत होगी और वफाकी बजट 24 मई को पेश किया जाएगा। अब ऐसे में हुकूमत कौन सी माशी इस्लाहात लाने का इरादा रखती है, ये एक सवाल है। और गुज़श्ता मिनी बजट में भी माशी इस्लाहात मुतारिफ कराई गई, मगर उनका उल्टा असर हुआ और नई रिफॉर्म्स पहले की निस्बत कितनी मुख्तलिफ होंगी और क्या नताइज भी मुख्तलिफ आएंगे। असद उमर साहब तो वैसे जाते जाते कह गए थे कि नए वजीर खजाना के आने से फिल फौर कोई दूध शहद की नहरें नहीं बहेंगी। तो क्या ऐसे में आवाम को मजीद महंगाई का सामना करना होगा? क्या हुकूमत की मुआशी टीम के पास कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ का गुर है? एमनेस्टी स्कीम्स जो पिछली हुकूमत लेकर आई, उनके नताइज और इसके नताइज में क्या फ़र्क हो सकता है? ये वो तमाम सवालात हैं जो आजकल मौजूद सुखन है। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर ख़जाना पाकिस्तान रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ऐसा कोई गुर है हुकूमत के पास सर, अब पॉलिसीज़ अगर चेंज आता है इनमें और नए मुशीर ख़जाना साहब कोई ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ कि शॉर्ट टर्म रिलीफ आवाम को मिल सके? देखिए, आई थिंक ये तो अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब नए वज़ीर ख़जाना अपना रोड मैप देंगे, और उम्मीद है कि वो जल्द रोड मैप देंगे, तो वो आएगा तो पता लगेगा कि इसमें अब उनके पास कितनी गुंजाइश है, किस किस्म का IMF का प्रोग्राम बन रहा है और वो प्रोग्राम जो है उसमें क्या क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं और किस किस्म के उसमें टैक्सेस हैं, किस किस्म की उसमें इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है और किस किस्म की एक्सचेंज रेट पॉलिसी है। जब तक ये नहीं हमें पता लगेगा हम कुछ कह नहीं सकते कि अवाम के लिए ये शॉर्ट रन में कोई रिलीफ इसमें होगी या नहीं होगी। ठीक, अच्छा ये तो अभी नई पॉलिसी सामने आएगी, वो कोई पॉलिसी बयान देंगे या फिर बताएंगे कि दिखाएंगे पॉलिसी क्या है, तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो असद उमर साहब कह गए जाते जाते बात कि फिल फॉर कोई बेहतरीन नहीं आएगी, मजीद मुश्किलात का सामना करना होगा, मुश्किल फैसले लेना होंगे, उसको कितना सीरियस लें हम और क्या समझें उससे कि अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा? देखिए, जहाँ तक तल्लक है गर्दिशी कर्जों का, हमें पता है कि अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ और वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उनको पहले तो उनका जो इंक्रीज है वो रोकने की ज़रूरत है और उसके बाद उसको पे ऑफ करने की ज़रूरत है। तो वो स्ट्रेटजी अभी हमारे सामने नहीं है कि क्या कैसे वो करेंगे। अगर तो उनमें ये हुआ कि ये सार्फिन पे करेंगे तो फिर तो बिजली के नर्ख ऊपर जाएंगे। अगर ये हुआ कि टैक्स पेयर पे करेंगे तो फिर टैक्स ऊपर जाएगा। और अगर कोई और तरीका उन्होंने मिला जुला निकाला तो उससे पता लगेगा कि सार्फिन पे कितना बोझ पड़ता है और टैक्स पेयर पे कितना बोझ पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो आई थिंक सर्कुलर डेट की स्ट्रेटजी चाहिए और दूसरा आपने बैरून मुल्क कर्जे जो लिए हुए हैं $100 अरब के, उसकी स्ट्रेटजी चाहिए कि उसको अब कैसे काबू में लाया जाएगा और कर्जे लिए जाएंगे पुराने कर्जों को पे ऑफ करने के लिए, तो उसकी क्या शराइत होंगी। तीसरी चीज़ ये है कि क्या अवाम जो है उनको
नौकरियां मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या इसमें गुंजाइश होगी। सो वो चीज़ें जो हैं वो जब आएंगी तो फिर आपको पता लगेगा कि अवाम के लिए इस अगले 2-3 साल किस किस्म के होंगे। और ओवरऑल जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का इरादा रखती थी, एक खबर आज सुबह ये भी मैंने पढ़ी कि जो मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, उन्होंने इत्तफाक नहीं किया है असद उमर साहब की टैक्स एमनेस्टी स्कीम के जो पॉलिसीज़ थी और उनकी जो बारीकियाँ थी उनसे, और उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा जो स्लैब्स बनाई हुई ये ख़त्म की जाए, सिर्फ 2 स्लैब्स रखी जाए। ओवरऑल आप समझते हैं कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम का कोई फ़ायदा होगा? पिछलियों का तो कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आया। जी, ओवरऑल बहुत फायदा है, क्योंकि हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है। जितना ज्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे उतना टैक्स पेयर पे बोझ कम होगा, और वो एक फ्लेक्सिबिलिटी फिर मिलेगी हुकूमत को कि वो टैक्स कट कर सकें, टैक्स रेट को कम कर सकें। सो आई थिंक कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त अगर 15 लाख के करीब लगभग हैं टैक्स पेयर्स, तो इसकी तादाद कम से कम 50 लाख होनी चाहिए। जितना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक, हमारी आबादी के मुताबिक कम से कम 50 लाख डायरेक्ट टैक्स पेयर्स होने चाहिए, और टैक्स रेट को फिर हम कम करें। ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लें, हमें कम करने चाहिए। ये होनी चाहिए कि टैक्स रेट कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, और जो एमनेस्टी स्कीम है उसके वो नतायज जो कि उम्मीद कर रही है हुकूमत, अगर वो मिल जाए तो पाकिस्तान का भला होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सलमान शूथ थे। महंगाई की हम कुछ बात कर लेते हैं। तो महंगाई का सुनामी बजट से पहले टकराने को तैयार है, और हुकूमत का टैक्स नेट बढ़ाने के लिए समोसे, पकौड़े, शॉपिंग बैग फरोख्त करने वालों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला सामने आया है। पंजाब भर में प्रोफेशनल लाइसेंस फ़ी 1 जुलाई से लागू कर दी जाएगी, और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये टास्क भी दे दिया गया है। हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं, ये अहम खबर है जो सामने आ रही है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर टैक्स उमूर, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद हैं सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आप समझते हैं कि इस पॉलिसी का फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? कोई टैक्स नेट बढ़ेगा? ये समोसे पकौड़े बेचने वालों पर अगर टैक्स लगा दिया जाएगा, और ये जो प्रोफेशनल लाइसेंस फ़ी का इतलाक किया जा रहा है? जी, मेरा ख्याल है ये हुकूमत जो है, अमीर जो जगीरदार तबका है, उससे तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वसूल करने में नाकाम है आज तक, जबकि उसके लिए आपको शायद पता हो कि 2001 से कानून नाफिज है, और हर साल बजाय इसके कि उसमें बेहतरी आने के कम हो रही है कलेक्शन, जबकि हमें पता है कि पंजाब के अंदर इसका जो असल पोटेंशियल है वो 200 अरब से कम नहीं है। मगर हैरत की बात यह है कि उनको छोड़कर, क्योंकि वो सारे लोग असम्बली में बैठे हुए हैं, अब उन्हें ख्याल आया है कि वो इस तरह के टैक्सेस नाफिज करे जिससे ना तो वो उनको कोई बेहतर जगह देंगे, और आपने देखा कि ये जो हमारे ख्वांचागान हैं या जो इस तरह से छोटा मोटा कारोबार, उन्हें देखें, वैसे भी कमाल की बात है कि उन्हें प्रोफेशनल बना दिया यहाँ पर। बहुत शुक्रिया खैर डॉक्टर इकरामुल हक साहब का। और सवाल यहाँ पर यही है कि हुकूमत अगर टैक्स बड़े जागीरदारों से, सरमायाकारों से वसूल नहीं कर सकती, तो यहाँ पर करना कुछ अर्ली होगा। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं। चेयरमैन नैब ने महकमा सेहत और ड्रैप में मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तगियों का नोटिस लिया है। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में 200 से 300% इजाफा हुआ। चेयरमैन नैब ने DG नैब रावलपिंडी को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। यह अहम खबर है जिसे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने महकमा सेहत और ड्रैप में मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तगियों का नोटिस लिया है। इससे पहले अफवाह ये भी गर्म थी, खबर ये भी गर्म थी कि जो वजारत तब्दील की गई, वजीर मौसूफ की जो वजारत सेहत को देख रहे थे, उसके पीछे भी वजह यह थी कि वहां पर मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तगियां थी। तो अब चेयरमैन नैब ने बजाते खुद इसका नोटिस ले लिया है और DG नैब रावलपिंडी को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। एक ब्रेक लेते हैं पब्लिक न्यूज रूम में, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। कुछ और स्टोरीज होंगी, उन पर तज्जिया तबसरा शामिल करेंगे। आपकी ब्रेक